आइए आज हम लोग नरेशन के बारे में तो डिस्कस कर ही रहे हैं ग्रामर में, तो उसमें हम लोग आज इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में आज इम्परेटिव सेंटेंस का स्पेशल रूल्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इम्परेटिव सेंटेंस का स्पेशल रूल के बारे में आज पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं हेडलाइन दे देता हूँ, आप एक बार देख लीजिए। स्पेशल रूल्स ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस। देखिए, इंट्रोगेटिव का भी स्पेशल रूल पढ़ चुके हैं और असर्टिव का भी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इम्परेटिव के बारे में जानते हैं। आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आता होगा कि इम्परेटिव सेंटेंस होता क्या है। मैं पहले तो बता ही चुका हूँ, यहाँ पर भी बता देता हूँ। दैट सेंटेंस which is used to express order, advice or request is called an imperative sentence। वह वाक्य जिससे आदेश, सलाह या आग्रह का बोध होता है उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। एडवाइस, ऑर्डर या रिक्वेस्ट। तो वॉइस में भी मैं आपको इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में चर्चा किया हूँ, एम्फेटिक में भी किया हूँ, सेंटेंस में भी किया हूँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए सबसे पहले रूल इसका लिख लीजिए, हर रूल को मैं समझाऊंगा। आइए सबसे पहले रूल लिख लेते हैं, ठीक है। तो इम्परेटिव सेंटेंस में तो सबसे पहले आपको रिपोर्टिंग क्लाउज का जो वर्ब होता है उसको हटाना पड़ता है, जैसा कि आप जानते हैं। तो आइए उसको हटाते हैं। पहले सबसे पहले सेड ही मैं यहाँ लिख देता हूँ। सेड इज चेंज्ड इनटू, सेड इज चेंज्ड इनटू ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड। यहाँ पर याद रखिएगा एस वाला है, यहाँ सी का प्रयोग करेगा तो नाउन हो जाएगा, उसमें ईडी नहीं लगेगा। ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड, कमांडेड, टोल्ड, आस्क्ड, ETC मैं कर देता हूँ। बहुत सारे वर्ब्स हैं जिसका इसमें यूज होता है। यहाँ पर तो उतना संभव लिखना नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैं जो बताया जनरली ऑर्डर, एडवाइज, रिक्वेस्टेड, कमांडेड, टोल्ड, आस्क्ड, ETC। according to the meaning of the sentence। यहाँ पर अच्छी तरह से समझ लीजिए, सेड को क्या करना है, सेड को क्या करना है, ऑर्डर्ड में, एडवाइज्ड में, रिक्वेस्टेड में, कमांडेड में, टोल्ड में, आस्क्ड में बदल देना है। लेकिन कंडीशन है कि बदल दिया जाता है, लेकिन कंडीशन है सेंटेंस के अर्थ के अनुसार। अब देखिए, आपके मन में होगा ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब आदेश होता है। अगर आदेश की बात हो तो वहां पर ऑर्डर की बात करेंगे, अगर सलाह देना हो तो वहां पर एडवाइज्ड की बात करेंगे, अगर आग्रह करना हो तो वहां रिक्वेस्ट की। हिंदी में कैसे लिखिएगा, सेड को वाक्य के अर्थ के अनुसार ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड, कमांडेड, टोल्ड, आस्क्ड, ETC में बदल दिया जाता है। क्लियर हो गया? तो से को कैसे बदलेंगे ये तो क्लियर हो गया। अब आइए हम लोग चलते हैं बी नंबर में, ठीक है। बी नंबर की जो बात हम लोग करते हैं, बी में कैसे करना है। सबसे पहले से को तो बदल लिए, अब इन्वर्टेड कॉमा की बात रह गई। तो इन्वर्टेड कॉमा के बदले में हम क्या करेंगे ये देखना है। द इनफिनिटिव पार्टिकल, आप कहिएगा पार्टिकल, मैं बताऊंगा
द इन्फिनेटिव पार्टिकल टू इज यूज्ड बिफोर द मेन वर्ड of the reported clause. इसको अच्छी तरह से पहले समझ लीजिए। द इन्फिनेटिव पार्टिकल, देखिए 2+v1 को आप इन्फिनेटिव जानते होंगे। 2+v1 को क्या कहते हैं? इन्फिनेटिव कहते हैं, सब पता है। उसमें 2 ले लिए तो पार्टिकल हो गया, पार्टिकल मतलब कण। द इन्फिनेटिव पार्टिकल मतलब 2 जो है उसका प्रयोग किया जाता है कहाँ? रिपोर्टेड क्लाउज के मेन वर्ब के पहले। क्लियर है? अब एक चीज समझिए, सेड को तो बदल ही लिए, इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके। अब इसको दूसरे शब्द में भी कह सकते हैं, इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर मेन वर्ब के पहले टू का प्रयोग किया जाता है। इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर मेन वर्ब के पहले टू का प्रयोग किया जाता है। दूसरा कभी कह सकते हैं, रिपोर्टेड क्लाउज के मेन वर्ब के पहले टू का प्रयोग किया जाता है। आप लोग एक रूल इसमें, इन्वर्टेड कॉमा को तो आपको हटाना ही है, लेकिन यहाँ पर बताया कि या तो मेन वर्ब से स्टार्ट होता है, इसका अर्थ ये हुआ, दो तरह से हम यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर मेन वर्ब के पहले टू का प्रयोग किया जाता है, या दूसरे शब्द में भी आप इसको बोल सकते हैं, रिपोर्टेड क्लाउज के मेन वर्ब के पहले टू का प्रयोग किया जाता था। एक स्टूडेंट पूछा कि अगर नेगेटिव सेंटेंस रहेगा तो क्या करेंगे? तो नेगेटिव रहेगा तो उसके बारे में मैं यहां बता देता हूं। पहले सब रूल को समझा देता हूं, इसके बाद तब मैं एग्जाम्पल दूंगा आपको। किसी तरह का कोई परेशानी नहीं रहेगा, बहुत इजी है। और आप लोग तो देखते हैं कि बहुत अच्छी तरह से तैयारी कर भी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप सी नंबर देख लीजिए, इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या लगाना है? टू लगाना है। लेकिन कंडीशन है, अगर रिपोर्टेड क्लाउज नेगेटिव डू नॉट से आरंभ होगा तब क्या करेंगे? इफ द रिपोर्टेड क्लाउज begins, if the reported clause begins with do not या don't, यहाँ पर जो मैं यहाँ पर do not या don't लिखा हूं, मतलब do not से भी हो सकता है या don't से भी। अगर रिपोर्टेड क्लाउज do not या don't से आरंभ होगा तब क्या करें? तब जो है not to is used before the main verb of the रिपोर्टेड क्लाउज। ऐसे यहाँ पर सिर्फ मतलब मेन वर्ब भी लिख सकते थे। अगर रिपोर्टेड क्लाउज डू नॉट या डोंट से आरंभ होता है तो नॉट टू का प्रयोग किया जाता है रिपोर्टेड क्लाउज के मेन वर्ब के पहले। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर रिपोर्टेड क्लाउज डू नॉट या डोंट से आरंभ होता है तो इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर मेन वर्ब के पहले डू नॉट टू का प्रयोग किया जाता है। क्लियर हो गया? अब आपके मन में एक क्वेश्चन होता होगा कि यह सब एग्जाम्पल, तो सब जितने भी रूल्स हैं सब एक ही जगह एग्जाम्पल में सब मैं प्रयोग करूंगा। अब आते हैं हम लोग, इसमें प्लीज और काइंडली का भी प्रयोग होता है। प्लीज और काइंडली को, तो प्लीज और काइंडली को क्या करेंगे देख लीजिए। प्लीज और काइंडली इज रिमूव्ड। प्लीज और काइंडली को हटा दिया जाता है। इनडायरेक्ट नरेशन में प्लीज और काइंडली को हटा दिया जाता है, प्लीज और काइंडली को नहीं रखेंगे। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आता होगा कि
सर आप तो पढ़ाए थे इम्फेटिक सेंटेंस बनाने के लिए भी डू का प्रयोग किया जाता है। इम्परेटिव सेंटेंस का अगर इम्फेटिक बनाइएगा तो उसमें डू का प्रयोग होता है। तो आप क्या करेंगे, किस तरह से करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं इफ डू इज यूज्ड फॉर द इम्फेटिक सेंटेंस, अगर डू का प्रयोग इम्फेटिक सेंटेंस के लिए किया जाता है तो क्या करेंगे, डू इज रिमूव्ड, मतलब डू को हटा दिया जाता है। अगर डू का प्रयोग इम्फेटिक सेंटेंस के लिए किया गया हो तो डू को क्या करेंगे, हटा देंगे, डू को हटा दिया जाता है वाक्य से। ठीक है, तो यह सब ई नंबर तक हम लोग रूल पढ़े। अब एग्जाम्पल देखिए अच्छी तरह से। देखिए इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ लीजिए, मात्र दो और बचा हुआ है, ऑप्टेटिव और एक्सक्लामेटरी, मात्र ये। तो इसको हम लोग इम्परेटिव को अच्छी तरह से देख लेते हैं, कहीं अगर कोई दिक्कत होगा थोड़ा सा भी तो बताइएगा। बहुत बहुत सिंपल है। अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। एक बात और भी यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ, ये तो लिखाया नहीं हूँ लेकिन बताना चाहता हूँ। इम्परेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट रहे या नहीं रहे रिपोर्टिंग वर्ब में, उसमें हम लोगों को अपने मन से निश्चित रूप से ऑब्जेक्ट डालना पड़ता है, ऑब्जेक्ट देना पड़ता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट रहना जरूरी है इनडायरेक्ट नरेशन में। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल में। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, bring a glass of water, bring a glass of water, कोई दिक्कत नहीं है। he said to me bring a glass of water। तो एक बात देखिए, जितने भी रूल्स हैं सब रूल को मैं यहाँ पर एक एक करके बता रहा हूँ। क्या मैं बताया था रूल नंबर 1 में, सेड टू को अर्थ के अनुसार, रिपोर्टेड क्लाउज के सेंटेंस के अर्थ के अनुसार यहाँ पर बदलना है, चाहे ऑर्डर्ड में हो, चाहे एडवाइज्ड में हो, चाहे रिक्वेस्टेड में हो, चाहे टोल्ड में हो, चाहे आस्क्ड में हो, जिसमें बदलना। तो ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर की अगर बात करें, एक गिलास पानी लाओ, इसका मतलब क्या है, यह आदेश दे रहा है। यह जब आदेश दे रहा है यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको ऑर्डर्ड में कर देंगे, ही ऑर्डर्ड मी, कोई दिक्कत नहीं है। सेड टू को क्या किए, ऑर्डर्ड में दे दिया। अब देखिए यहाँ पर मैं लिखाया था इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर मेन वर्ब के पहले क्या करेंगे, टू लगाएंगे, टू लगा दिए, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। एक चीज तो और भी, जनरल रूल्स तो होता ही है, लेकिन एक क्वेश्चन पूछा कि एक हमारे भाई बहन में से कोई क्वेश्चन पूछा कि यहाँ पर सर टेंस में परिवर्तन क्यों नहीं किए, यहाँ पर ब्राउट वगैरह क्यों नहीं किए। तो मैं आपको पहले बता देना चाहूँगा, इसको आप अच्छी तरह से समझिए। सबसे पहली बात है कि यहाँ V1 है, आपको पता है, और जितने भी इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं सब V1 से आरंभ होता है। जब V1 से आरंभ होता है तो उसमें वर्ब के बदलने की जो जरूरत नहीं है। इम्परेटिव सेंटेंस में V1 से अगर वाक्य आरंभ हो तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, वर्ब को नहीं बदलते, उसमें कहते हैं सिर्फ टू लगा देते हैं, टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज, अब अगर जनरल रूल्स वाला अगर वाक्य रहेगा, जैसे कि एक चीज इसके साथ कोई सबऑर्डिनेट क्लाउज वाला वाक्य रहेगा तो उसको हम लोग जनरल रूल्स के अनुसार बदलेंगे। सब एग्जाम्पल मैं दूंगा, पहले देखिए। और इसमें तो किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। क्या किए थे फिर से समझ लीजिए, सेड टू को अर्थ के अनुसार वर्ब बदल देंगे, सेड टू को अर्थ के अनुसार बदल देंगे, इन्वर्टेड कॉमास को हटा करके मेन वर्ब के पहले टू लगाएंगे। इतनी बात तो बताएं। प्लीज और काइंडली रहेगा तो हटा देगा, ये प्लीज और काइंडली वाला भी देखते हैं। रोहन सेड असलम, रोहन सेड टू असलम प्लीज हेल्प मी। देखिए
रोहन सेड टू को किस में बदलना है? प्लीज लगा हुआ है, इसका मतलब रिक्वेस्ट की बात हो रही है, तो सेड टू को क्या करेंगे? रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। रोहन रिक्वेस्टेड असलम। यहां पर प्लीज और काइंडली को हटा देंगे और मेन वर्ब के पहले क्या करेंगे? टू हेल्प। अब एक भाई से पूछे सर, मी जो दिया हुआ है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट रोहन है, इसके बदले में हम लोग हिम का प्रयोग करेंगे। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। रोहन रिक्वेस्टेड असलम टू हेल्प हिम, क्या कोई प्रॉब्लम नहीं। प्लीज और काइंडली को हटा देंगे और मी जो है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदल देंगे। क्या लग रहा है कि आसान है कि नहीं, इजी है कि नहीं? आप देखिए, नरेशन को इस तरह से मैं बताया हूं कि अगर आपके पास टेंस और स्ट्रक्चर है तो कोई दिक्कत कहीं नहीं होगी। टेंस का या स्ट्रक्चर, टेंस का जो स्ट्रक्चर वो, उसके अलावा भी स्ट्रक्चर, और इसके बाद केस। टेंस ये समझ सकते हैं स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर और केस ये दोनों हो तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। मदन सेड टू मी, मदन सेड टू मी, टेक मेडिसिन इन टाइम, टेक मेडिसिन इन टाइम। तो एक बात देखिए, टेक मेडिसिन इन टाइम है, इसका मतलब है समय पर दवाई लेना, तो निश्चित है कि सलाह दिया जा रहा है। सेड टू को क्या करेंगे? एडवाइज्ड में बदल देंगे। मदन एडवाइज्ड मी, यहां पर इन्वर्टेड कॉमा को हटा क्या करेंगे? मेन वर्ड के पहले टू लगाएंगे। टू टेक मेडिसिन इन टाइम। क्लियर है? कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। मदन सेड टू मी टेक मेडिसिन इन टाइम, मदन एडवाइज्ड मी टू टेक मेडिसिन इन टाइम। क्या कोई दिक्कत है इस तीनों सेंटेंस में? रूल तो यहीं पर याद करवा देता हूं, अगर आप मेहनती हैं। सेड टू को अर्थ के अनुसार ऑर्डर्ड, कमांडेड, एडवाइज्ड में बदल देंगे। इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर मेन वर्ब के पहले टू लगाएंगे। क्लियर है? प्लीज ऑब्लिक काइंडली को हटा देंगे। इसके बाद जनरल लॉज का प्रयोग करेंगे। लेकिन एक बात यहाँ पर मैं और बताना चाहूँगा, एक नोट वाला बताया हूँ, आइए नोट वाला भी देखते हैं, एम्फेटिक सेंटेंस वाला भी देखते हैं। क्या? मदन एडवाइज्ड मी टू टेक मेडिसिन इन टाइम। चलिए नेक्स्ट। अगर आपको याद रखिएगा, नरेशन में क्या है, 2 बार 3 बार पढ़िएगा, रिवीजन कीजिएगा, एक बार लिखिएगा। आपके पास जो भी बुक है अवेलेबल, आप उससे भी पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। नरेशन के बाद हम लोग इंटरेस्टिंग चैप्टर सब पढ़ेंगे, और भी, और जो कि मन को खुश कर दे। नरेशन भी इंटरेस्टिंग है, बहुत हल्का है। आप अगर पढ़ रहे होंगे बढ़िया से तो पता निश्चित रूप से होगा। आइए हम लोग अब निगेटिव के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, निगेटिव पहले एम्फेटिक कर लेते हैं, तब निगेटिव करते हैं। ही सेड टू मी, कोई दिक्कत नहीं है। डू क्लीन दिस कार, देखिए क्या है, he said to me do clean this car। अब एक बात बताइए, इस डू का एक भाई साहब बोले कि डू मतलब तो बच्चा में पढ़े थे करना, एम्फेटिक सेंटेंस में पढ़ाया हूँ, उसमें बताया हूँ अगर डू का एम्फेटिक सेंटेंस का मतलब यह कार साफ करो, अगर डू लगा दीजिए, देखिए एम्फेटिक कैसे पता चलेगा आपको? इसको डू कर दिया, डू के बाद फिर V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, तब समझ लीजिएगा कि यह जो है आपका वाक्य एम्फेटिक है। पहले भी चर्चा किया हूँ। तो अगर कैसे पता चलेगा? अगर डूड है और डू के बाद फिर V1 है, लेकिन एक चीज और है, अगर डूड है डू के बाद ऑब्जेक्ट है तब नहीं होगा। वो भी एग्जाम्पल दे देता हूँ, किसी तरह कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, यह क्या है, एम्फेटिक सेंटेंस के लिए आया है, यह एम्फेटिक डू का प्रयोग। यहाँ पर देखिए क्या है, ही सेड टू मी क्लीन दिस कार, तो ऑर्डर दे रहा है, ही ऑर्डर्ड मी, ही ऑर्डर्ड मी। यहाँ पर डू को क्या करेंगे? हटा देंगे, टू क्लीन। एक बात, दिस को हम लोग क्या करेंगे? दैट में कर देंगे।
हमारे एक भाई साहब बोले कि सर दैट क्यों बदलेंगे, तो दिस को दैट में बदलते हैं, पहले भी मैं बता चुका हूँ, फिर से समझ लीजिए अगर कन्फ्यूजन है तो। अगर कभी भी किसी भी वर्ब के पहले इंपरेटिव सेंटेंस में किसी वर्ब के पहले डू लगा रहेगा, इनडायरेक्ट नरेशन में अगर बनाएंगे, उस डू को क्या करना है, हटा देना है। एक बार और देख लीजिए, किसी तरह का और भी कंफ्यूजन हो तो। राम said to मोहन, do give me your pen। या यहाँ पर दूसरा भी बदल देते हैं, दोनों जगह हिम ही हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा डू टेल मी ए स्टोरी। ही राम सेड टू मोहन डू टेल मी ए स्टोरी। देखिए राम सेड टू को क्या करना है, तो आप टोल्ड भी दे सकते हैं, जनरली अगर बात रहे, जनरल बात रहे, साधारण बात रहे, यहाँ पर आप टोल्ड भी दे सकते हैं, टोल्ड मोहन। इस डू को हटा देंगे, कैसे पता चला कि यह मेरा इन्फेटिक सेंटेंस के लिए है, तो देख रहे हैं कि डू के बाद तुरंत भी वन है, तो समझ लिए, तो मोहन डू टेल मी, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है तो हिम ए स्टोरी। कोई दिक्कत है तो बोलिए, थोड़ा सा हिंदी में कोई अंतर नहीं है। राम ने मोहन से कहा मुझे कहानी कहो, ठीक है, तो अवश्य कहो, डू लगा हुआ है अवश्य, तो डू को क्या किया, हटा दिया, सब कुछ जैसे तैसे। अब एक भाई साहब के मन में एक क्वेश्चन आया कि सर कैसे समझेंगे कि यहाँ तो डू तो समझ गए, एक जो आप बता रहे थे कि जिसमें डू जो है वो V1 का काम करता है, तो वो भी चीज जान लीजिए। देखिए, he said to me do this work, यह काम करो, कोई दिक्कत है। यहाँ पर ये डू जो है मेन वर्ब है आपका। अब इस सोचिएगा कि सर यहाँ पर ई डू, यहाँ ई डू, यहाँ देखिए डू के बाद ऑब्जेक्ट है, यहाँ के डू के बाद फिर V1 है, इसलिए दोनों को समझने के लिए तो एक बार कोई परीक्षा में जो है ना 12th में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए हम इसको यहाँ पर क्लियर कर दिए, थोड़ा सा भी डाउट नहीं रहे। ही सेड टू, तो इसको क्या कर देंगे, ऑर्डर दे दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये ऑर्डर्ड मी, यहाँ डू तो हटाना पड़ेगा इसको, सॉरी हटाना, ये तो डू मेन वर्ब है आपको, टू डू, दिस को क्या करेंगे, दैट करेंगे, टू डू दैट वर्क। क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। सबसे पहले क्या किए, और ऑर्डर वाला वाक्य था तो यहाँ पर ऑर्डर्ड लगा दिए, बदल दिए, बदलने के बाद मी लगा दिए, इसके बाद क्या किए, इन्वर्टेड कोमा को हटा करके मेन वर्ब के पहले टू लगाना है, दिस वर्क है तो दैट वर्क कर देना है। क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा भी नहीं होना चाहिए। He ordered me to do that work। अब एक क्वेश्चन है कि निगेटिव वाला जो अभी तक चर्चा निगेटिव वाला नहीं की, हाँ ये निगेटिव के बारे में भी चर्चा करें। पहले इसको फ्रेश हो गया होगा, शायद कोई दिक्कत नहीं होगी। और जितना कोशिश कीजिएगा, आपके पास जो बुक है उसमें बहुत एग्जाम्पल दिया गया है, तो बहुत एग्जाम्पल दिया गया है, तो आप उस एग्जाम्पल को देख सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। He said to me don't walk in the sun। हमारे कुछ भाई बहन हैं जो बराबर कहते हैं कि सर हमको निगेटिव वाला समझ में नहीं आता है, तो ही सेड टू मी डोंट वॉक इन द सन। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है सेंटेंस में। इसका मतलब उसने मुझसे कहा कि भाई धूप में मत चलो, किसी को भी कह सकते हैं, मतलब यह जो है एडवाइस है। तो आइए देखते हैं, तो सेड टू को क्या किए, एडवाइज कर दिए। कोई दिक्कत है अगर बोलिएगा, कहीं भी अगर आपको लगता है कि किसी भी तरह का कोई कमी, तो जरूर बताइएगा। आप लोग क्लास में भी पढ़ रहे थे और ऑनलाइन भी पढ़ रहे, मतलब यूट्यूब पर भी पढ़ रहे हैं, देखिए किसी तरह का कोई अंतर भी। ही सेड टू मी डोंट वॉक इन द सन, यहाँ तक तो ठीक है। फिर डू नॉट को क्या बोले थे, अगर रिपोर्टेड क्लाउड
डू नॉट से आरंभ होता है तो इन्वर्टेड कॉमास को हटा करके मेन वर्ब के पहले क्या करना है, नॉट टू लगा देना है, नॉट टू वॉक इन द सन। इस पर मैं प्रैक्टिस भी करवाऊंगा लास्ट में पूरी तरह से, जैसे इंट्रोगेटिव का करवाया था, इंट्रोगेटिव का उसी तरह से इसका भी कराऊंगा। नॉट टू वॉक इन द सन। लड़का पूछा नहीं समझे, आइए नहीं समझे तो फिर से समझाते हैं। ही एडवाइज्ड मी, डू नॉट जैसे है तो इसको हम लोग नॉट टू, बहुत स्टूडेंट क्या करता है टू नॉट कर देता है। याद रखिएगा टू नॉट, इस पर कॉमन एरर पूछा जाता है। याद रखिएगा जब भी करना है तो नॉट को पहले टू, नॉट टू वॉक इन द सन। एक विद्यार्थी पूछा डू कहाँ भाग गया, इसीलिए तो डू नॉट को हटा दिया जाता है, उसके बदले में नॉट टू का प्रयोग किया जाता है। तो उसने मुझे धूप में नहीं टहलने का सलाह दिया। बिल्कुल क्लियर है, किसी तरह का कोई आपत्ति तो नहीं, फिर से समझ लीजिए। सेड टू को एडवाइज्ड, क्योंकि आपके मन में एक क्वेश्चन आता होगा उधर वॉक इन द सन टहलने के लिए कहा रहा है भाई, आप टहलने के लिए एडवाइस दे दिए, मी दे दिए। अब डू नॉट लगा हुआ इन्वर्टेड कॉमा हटाना तो जरूरी है, क्योंकि आपको पहले ही बता दिया हूँ जनरल रूल्स में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते इसमें क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमा को हटा देना है। अगर डू नॉट रहेगा तो मेन वर्ब के पहले नॉट टू को यूज करना है, इसके बाद इन द सन, कोई उधर तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब एक भाई से बोले सर इसको हम दूसरा मेथड से भी बना सकते हैं, तो ये दूसरा मेथड से फिर आपके मन में होगा कि दूसरा मेथड क्या है। अगर सेड टू को आप फोर बेड में बदल दीजिए। एक भाई से बोले कि सर ये नहीं समझे, फोर बेड क्यों दिए भाई, फोर बीट फोर बेड फोर बीट सुने होंगे, फोर बीट का मतलब मना करना होता है। अगर आप यही मना कर दिए तो वहां नोट लगाने की जरूरत नहीं है। ही फॉरवर्ड मी टू वॉक इन द सन। फिर झमेला खड़ा हो गया, निश्चित झमेला आपके मन में आया होगा कि ही फॉरवर्ड मी टू वॉक इन द सन। सर नोट कहाँ छोड़ दिए, यहाँ पर सर नोट दिए लेकिन यहाँ पर क्यों नोट नहीं दिए। अब एक क्वेश्चन है यहीं पर, देखिए इसको समझना जरूरी इसलिए है कि हर चीज को जानना जरूरी है। अगर सेट को एडवाइज्ड दिए तो एडवाइज्ड में बताए कि एडवाइज्ड के बाद नोट टू लगा दिए। फॉरबिड जो है, फॉरबिड का मतलब ही होता है मना करना। अगर आप यहाँ भी मना कर रहे हैं तो यहाँ अगर नोट लगाएंगे तो मेरा मीनिंग मतलब जो सेंटेंस का मीनिंग है वो गलत हो जाएगा। इसलिए फॉरबिड मतलब मना करना यहीं पर आ गया। अगर यहीं मना कर दिए तो वहाँ नोट लगाने की क्या जरूरत है। इसलिए अगर इफ द रिपोर्टिंग वर्ब is forbid, not is not before the main verb। ये भी बात मैं अभी नोट में लिखा देता हूँ, कंफ्यूजन। अगर इसको अगर तीसरा मेथड से भी बनाएंगे, एक भाई साहब बोले कि सर तीसरा मेथड से क्यों बनाएंगे। देखिए जब परीक्षा जनरली तो इसी तक यहीं तक बताया जाता है, जनरली यही आपको एग्जाम में क्लियर हो जाता है। लेकिन ये जो फॉरवर्ड वाला हड़बड़ा नहीं, इसमें भारी वाली बात, मतलब इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है। फॉरवर्ड का मतलब मना करना होता है। अगर यहाँ फॉरवर्ड लगा देंगे तो वहाँ नोट नहीं लगाएंगे, यही तो बात है। दूसरा देखिए, तीसरा मेथड देखिए। अगर सेट टू को आप यहाँ पर प्रोहिबिटेड में बदल दीजिए, सेट टू को अगर प्रोहिबिटेड में बदल दीजिए, देखिए इसका मेथड क्या है। ही प्रोहिबिटेड मी he prohibited me from walking in the sun। स्टूडेंट बोला कि सर ये तो और गड़बड़ हो गया, ये तो पूरे झमेले कर दिए आप, ये तो इसमें तो कहाँ से हम क्या करेंगे। सबसे पहले ऊपर वाला क्लियर समझ लीजिए, ऊपर एडवांस वाला समझ लिए, अभी थोड़ा एडवांस वाला है। थोड़ा सा देखिए, दुनिया में हर चीज़ जानना चाहिए। जैसे आपको मान के चलिए पटना जाना है, हो सकता है कि NH वाला रूट गड़बड़ है, तो मान के चलिए आप बेगूसराय वाला रूट पकड़ लीजिए। अब ऐसा है कि हर चीज़ का जानकारी होना चाहिए। ये जो है ना, अगर सेड की जगह पर प्रोहिबिट लगा देते हैं, प्रोहिबिट मतलब भी मना करना होता है, फॉरबिड मतलब भी मना करना होता है। अगर प्रोहिबिट लगा देते हैं तो प्रोहिबिटेड मी मना किया, नियम है प्रोहिबिटेड मी के बाद फ्रॉम लगता है, ये प्रीपोजिशन। एक पूछा कि भाई साहब हमारे बहुत बराबर क्वेश्चन करते हैं कि प्रोहिबिट के बाद फ्रॉम क्यों लगा, यहाँ टू, तो फॉरबिड के बाद आप टू लगा सकते, 2 + V1 होता है। लेकिन प्रोहिबिट के बाद नियम है फिक्स्ड है, इसके बाद
फ्रॉम प्रीपोजिशन होता है, इसलिए ही प्रोहिबिटेड मी फ्रॉम वॉकिंग इन द सन। आप कहिएगा यह सब बुक में मिलेगा क्या? यहाँ तक बुक में मिलेगा, यह नहीं मिलेगा। आप कहिएगा यह कहाँ से मिलेगा? ये देखिए कुछ इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन है, कुछ सीखने के लिए हम यहाँ बताएं। आपको ये रूल समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, ये रूल समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। इसमें थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। अगर निगेटिव वाला सेंटेंस रहे और प्रोहिबिट लगा हुआ है तो उसके बाद ऑब्जेक्ट दे देंगे, इसके बाद फ्रॉम प्रीपोजिशन, इसके बाद कुछ नहीं। तो इतना तक आज क्लियर हो गया। अगर निगेटिव वाला रहेगा तो नॉट टू लगाइएगा, अगर फॉरबिड कर दीजिएगा निगेटिव वाला में तो यहाँ नॉट नहीं लगाइएगा। अगर उससे भी आगे अगर एडवांस की बात कर रहे हैं, अगर फॉरबिड के जगह पर प्रोहिबिटेड कर दीजिएगा, इसमें टू के जगह फ्रॉम के बाद अब देखिएगा सर यहाँ वॉकिंग भी फॉर कैसे दे दिए, ये तो झमेला है, सब जगह आप झमेले किए हैं। तो याद रखिएगा किसी भी प्रीपोजिशन के बाद अगर मेन वर्ब का प्रयोग करेंगे तो वह बिफोर के रूप में होगा। तो किसी भी तरह का आपको अगर लगता है प्रॉब्लम है तो जरूर बताइएगा, जो इसमें प्रैक्टिस वगैरह है वो सब भी करवा देंगे। और इसके बाद एक लेटेस्ट वाला इसमें आता है, उस पर भी चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच, और बढ़िया से घर पर तैयार करते हैं।